Hello and welcome to Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma. My name is Munish Sharma. I am lecturer in physics, Department of Higher Education, Government of HP. Our today's topic is dynamic lift, or we can say that application of बर्नौलीज थ्योरम। तो बच्चों लाइफ में बहुत सारी ऐसे फिनोमिना हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं और उनको हम आज एक्सप्लेन करेंगे बर्नौलीज थ्योरम की मदद से। तो इन फिनोमिना की अगर बात करें तो जैसे एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसको हवा में उठता कैसे है, उसको एयर कैसे ऊपर लिफ्ट करने में मदद करती है, उसमें उसकी शेप का क्या रोल है। उसके अलावा अगर आप सिंपल डिओड्रेंट लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, और इसके अलावा आजकल कोविड-19 का पीरियड है तो उसमें आपने देखा होगा कि डिसइंफेक्टेंट लगाते हैं तो उसमें भी स्प्रे करते हैं उसको, तो वो लिक्विड इसका बॉटल के नीचे से ऊपर कैसे आ जाता है, वो आगे कैसे गिरता है, तो इसमें भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ डज दिस हैपन्स। और बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें बॉल क्रिकेट देखने में या खेलने में आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, तो बॉल कैसे स्पिन करता है, यानी जब बॉल स्पिनर बॉल को फेंकता है तो वो कर्व्ड पाथ क्यों बना लेता है, वो अपना पाथ क्यों चेंज कर लेता है या स्विंग क्यों करता है बॉल। तो ये सारे फिनोमिना आज के हमारे इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और इसमें बहुत ही एक हमारा थ्योरम जो है उसकी मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और उस थ्योरम का नाम है बर्नौलीज थ्योरम। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे एयरफॉयल या लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। तो एक पर्टिकुलर शेप जिसमें कि रिएक्शन फोर्स मिलता है जो कि मूव अप उसको अप मूवमेंट करने में मदद करता है इन द एयर, ऐसी पर्टिकुलर शेप को हम बोलते हैं एयरफॉयल। हाउ वी विल डिफाइन इट, तो एनी सरफेस डिजाइन सो एज टू ऑब्टेन रिएक्टिंग फोर्स फ्रॉम द एयर द थ्रू विच इट मूव्स इज कॉल्ड एयरफॉयल। मतलब जिस एयर में से वो गुजर रहा है उसी से उसको रिएक्शन फोर्स मिल रहा है टू मूव अप। तो ये जो ऐसी पर्टिकुलर शेप है इट इज कॉल्ड एयरफॉयल। एरोप्लेन भी जब हवा में जाता है ना उठने के लिए तो उसको ये एयरफॉयल का ही फार्मूला जो है या इसमें बर्नौलीज थ्योरम का यूज हो रहा है, जहां पे उसको लिफ्ट मिलता है, रिएक्शन फोर्स मिलता है उसको मूव अप करने के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो this particular shape, suppose we are having, so this shape is called airfoil। इस शेप को एयरफॉयल कहा जाता है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बर्नौलीज थ्योरम का पता होना चाहिए। वैसे अभी आप पढ़ चुके हैं पर स्टिल आपको ये आसान रहे क्योंकि आप पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा आपने ये, पर इसको आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक हम छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का। बच्चों कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर लेना काफी नहीं होता, हम उस इंफॉर्मेशन को दी गई इंफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे भी हम ये बर्नौलीज थ्योरम तो पढ़ लिया आपने ना कि पी अपॉन रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, आपने ये प्रूव भी किया था। अब यहां पे अगर आप इस बेटा इक्वेशन को देखें फॉर यूनिट मास के लिए है ना ये कॉन्सेप्ट, तो यहां पे अगर आप देखें बच्चे, अगर आप यहां पे वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि ये पूरा सम जो है वो कांस्टेंट है। मान लेते हैं हाइट सेम रह रहा है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये तो एक कांस्टेंट है। अब v जो है अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट तभी रह सकती है ना कि अगर कोई टर्म कम होगी तीन तीन टर्म में से, तभी ये टर्म कांस्टेंट रह पाएगी। तो अगर v इंक्रीज हो रहा है तो कुछ कम होगा। अब डेंसिटी भी कम नहीं हो सकती किसी चीज का, फ्लूइड का यहां पे, क्योंकि आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं तो इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, ये फ्लूइड है। अब यहां पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो कम क्या हो सकता है, हाइट नहीं कम हो रहा है अभी, जी कांस्टेंट है, तो कम क्या होगा, पी प्रेशर। तो अगर v
इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है फ्लूइड का, तो प्रेशर कम होगा। ये जो छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर, ये बहुत सारी एप्लीकेशन में आज ये इंफॉर्मेशन अप्लाई होने वाली है, इसीलिए मैंने इसको अभी आपको बताना जरूरी समझा। अब इस कॉन्सेप्ट को, ये जो पर्टिकुलर शेप जिसको हम एयरफॉइल कह रहे हैं, ये शेप इसको लिफ्ट कैसे प्रोवाइड करता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक लिफ्ट। ये लिफ्ट कैसे मिलता है बेटा, ये स्टडी करते हैं। जब एयर इसके ऊपर से क्रॉस करेगा तो वो कैसे क्रॉस करेगा? इट हैज टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, इट हैज टू ट्रेवल ओवर दिस। अब होगा क्या यहां पे, जैसे ही बेटा एयर क्रॉस करेगा तो ये ऊपर की तरफ क्राउडेड हो जाएगा। इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन वेलोसिटी। इससे क्या होगा, इन देयर विल बी इंक्रीज इन वेलोसिटी। सब यहां पे जो एयर है ना, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और यहां पे जो एयर है इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। यहां पे एयर इज गेटिंग क्राउडेड, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि इट विल टेक सेम टाइम, यहां से यहां तक आने को उसको सेम टाइम लगेगा। तो सेम टाइम तभी हो सकता है ना, जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो कैसे सेम टाइम होगा? इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस तो इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी बढ़ गया, ऊपर का जो पार्ट है, इसका टॉप का जो पार्ट है, वहां पे क्या हो गया, टी लिख दिया मैंने इसको, यहां पे वेलोसिटी बढ़ गया। ये वेलोसिटी यहां पे बढ़ गया नीचे के कंपैरेटिवली। अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी इंक्रीज होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम, और जहां पे वेलोसिटी कम है वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, इफ v इज इंक्रीजिंग देन इट इज रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन p, क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट तभी है ना, अगर एक चीज बढ़ रहा तो दूसरा कम होगा, तभी वो कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, अदरवाइज तो वो चेंज हो जाएगी। अब बर्नौलीज थ्योरम में तो यही बताया गया ना कि ये इनका सम जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो v अगर बढ़ गया तो p कम हो गया। अब हुआ ये कि ऊपर की तरफ प्रेशर कम है, नीचे की तरफ प्रेशर क्या है, ज्यादा। इट रिजल्ट इन, इसको एक लिफ्ट मिलता है, इस पर्टिकुलर शेप की जो भी बॉडी है, सरफेस है, उसको एक फोर्स लगती है, रिएक्शन फोर्स, जिसको जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा, ऑब्टेन रिएक्टिंग फोर्स। तो इस डिजाइन की वजह से, इसका डिजाइन ऐसे किया गया, इस पर्टिकुलर डिजाइन की वजह से इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक लिफ्ट एंड सच थिंग इज कॉल्ड एयरफॉयल। Now we will discuss sprayer और एटोमाइजर। यहां पे बेटा डिओड्रेंट या परफ्यूम कुछ भी ऐसा स्प्रे करने के लिए बॉटल्स में कुछ सिस्टम आता है, उसका ये रफ डायग्राम है। तो यहां पे अगर हम इसको यहां पे ध्यान से देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका बॉटल है, यहां पे एक पाइप लगा है, और ये जो है एक वर्टिकल पाइप उससे जुड़ा हुआ है, और यहां पे बैलून लगा है। इस बैलून को जब प्रेस करेंगे तो हवा इस तरफ जाएगा। जब एयर इस तरफ ब्लो होगा बैलून को प्रेस करने से, तो क्या होगा, यहां पे एयर का वेलोसिटी बढ़ेगा। अभी अभी हमने स्टडी किया है कि जब भी वेलोसिटी एयर का या फ्लूइड का इंक्रीज होगा देयर विल बी डिक्रीज इन प्रेशर। डू यू रिमेंबर किस थ्योरम से ये पता चल रहा है? दैट्स राइट, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन से हमने पिछली अभी इसको डिस्कस किया है डिटेल में। अब हम इसका यूज ही करेंगे कि whenever there is increase in velocity there is a decrease in pressure over there। तो यहां पे इस रीजन में प्रेशर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ये जो लिक्विड है इस बॉटल के अंदर, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो इसको डायनेमिक लिफ्ट मिलेगा, ये लो प्रेशर की तरफ जाएगा और यहां तक आ जाएगा लिक्विड ये। और जो ये एयर आगे मूव कर रही है वो इसको आगे पुश करके बाहर की तरफ तेजी से फेंकेगी। तो इट हेल्प्स इन स्प्रेइंग। तो ये स्प्रे करने के लिए डिओड्रेंट का एग्जांपल दिया मैंने, परफ्यूम का एग्जांपल दिया, इवन आजकल कोविड-19 का पीरियड चल रहा है तो डिसइंफेक्टेंट जगह जगह स्प्रे करने पड़ते हैं, तो वहां पे भी बेसिकली यही प्रिंसिपल यूज हो रहा है। आप बॉटल्स में देखते होंगे स्प्रे करते हैं उसको, तो उसमें भी बेसिकली यही कर रहे हैं कि हम प्रेशर कम कर देते हैं वहां पे, और प्रेशर उससे लिक्विड लिफ्ट होता है, और फिर आगे वो एयर के वेलोसिटी की वजह से आगे जाके गिरता है। तो ये है बेटा बेसिक प्रिंसिपल फॉर एटोमाइजर
और स्प्रेयर। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो हम स्टडी करने वाले हैं, वो है ब्लोइंग ऑफ द रूफ ऑफ हाउसेस ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। स्टॉर्म यार बहुत तेज हवा चल रही हो, स्टॉर्म हो, तो उस दौरान क्या होता है, कुछ घरों की छतें भी उड़ जाती हैं। यू माइट हैव सीन, ये काफी बार ऐसा हो जाता है। और स्पेशली अब तो ज्यादा मजबूती से लगा रहे हैं, तो ये कम देखने को मिलता है, पर अभी भी कभी कभी ये फिनोमिना आपको देखने को मिल जाएगा। तो वाई दिस रूफ्स ऑफ हाउसेस गेट ब्लोन ऑफ, ऐसा क्यों होता है? इसका भी आंसर जो है ना बर्नौलीज थ्योरम में है। बहुत मजेदार ये एप्लीकेशन है इसका। तो यहाँ पे घर की जो छत होती है, जिसमें यहाँ पे हम सपोज ये घर की जो छत है, इट इज इन दिस शेप, और हियर एयर इज ब्लोइंग। तो ये जब उसकी घर की छत के ऊपर से एयर को क्रॉस करना पड़ रहा है, तो ये उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसको क्या होएगा, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। बट व्हाट अबाउट हियर, उसके नीचे क्या प्रॉब्लम है? नीचे ये है कि घर के अंदर हवा तो नहीं जा रही है, अगर जा रही है तो बहुत कम जा रही है, और ऑलमोस्ट आप ऐसे बोल सकते हैं हवा के अंदर तो फ्लो ही नहीं कर रही है। उसकी तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी बहुत हाई है, स्टॉर्म जितना तेज होगा ये वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा तेज होगी। इनसाइड द हाउस द वेलोसिटी विल बी जीरो। तो व्हाट इफेक्ट डज इट हैव? तो जैसा अभी अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि इंक्रीज इन वेलोसिटी रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर। पर जहां पे वेलोसिटी जीरो है वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, और जहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली, अंदर तो वेलोसिटी जीरो, उसके कंपैरेटिवली छत पे ऊपर बहुत तेज वेलोसिटी है। उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस इन प्रेशर। मत घर की जो छत के ऊपर है वहां पे प्रेशर बहुत ही कम है, और इनसाइड हाउस देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर। अब उसका क्या फर्क पड़ेगा? ये जो छत है इसके ऊपर बहुत तेज फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, यहां पे घर की छत को बहुत तेज फोर्स लगेगी। व्हाई? बिकॉज इनसाइड प्रेशर इज वेरी हाई एंड आउटसाइड ओवर द रूफ द प्रेशर इज लो। उसकी वजह से क्या होगा, ये छत जो ऊपर उठेगी, और जो हवा का तेज, स्टॉर्म में जो बहुत तेज हवा चल रही है वो उसको छत को आगे उड़ा के ले जाएगी। तो ड्यू टू दिस फिनोमिना, दिस द रूफ ऑफ हाउसेस ड्यूरिंग स्टॉर्म गेट ब्लोन ऑफ। तो ये बेटा, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द, अगर पूछा जाए ना वाई द रूफ ऑफ हाउसेस गेट ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग स्टॉर्म, तो आपने लिखना है पहले तो ये बता देना आपने, इट इज ड्यू टू द बर्नौलीज थ्योरम, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। तो जब आप रेलवे स्टेशन पे कभी खड़े हों और आपके पास से बहुत तेजी से जाती हुई ट्रेन कोई गुजरे, तो एक अनाउंसमेंट होती है। अभी ट्रेन के नाम के लिए मैं तेजस ट्रेन कह देता हूँ, और वंदे भारत अब इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। तो सपोज वंदे भारत ट्रेन या कोई भी फास्ट मूविंग ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस है, ऐसा अगर कहीं स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से गुजरे, तो वहां पे उस टाइम अनाउंसमेंट होता है कि जो भी लोग खड़े हैं वो थोड़ा पीछे हट जाएं ट्रैक से, क्योंकि ऐसी एक तो ट्रेन, और वो ट्रेन वहां पे रुक नहीं रही है स्पेशली। तो वो जब तेजी से निकलेगी ट्रेन, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप पीछे हट जाइए? क्योंकि आप एक दूरी पे खड़े रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बहुत ही पीछे हटने के लिए क्यों कहा जा रहा है, नॉर्मल से ज्यादा क्यों कहा जाता है? तो यहां पे भी बेटा, देर इज, इट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। क्योंकि इसका रीजन बहुत सिंपल है। क्योंकि अगर कोई ट्रेन के ट्रैक के साथ ट्रैक पे खड़ा है, ट्रैक के साथ खड़ा है, तो होगा ये कि वो जब तेजी से जाएगी ट्रेन, वहां से गुजरेगी, तो उसके साथ उसकी एयर की स्पीड भी, जो साथ की एयर है ट्रेन के साथ, उसकी वेलोसिटी भी बहुत हाई होगी। तो जो पर्सन खड़ा है उसके पीछे की हवा इतनी फास्ट नहीं होगी, वो ट्रेन और पर्सन के बीच की जो हवा है वो बहुत तेज होगी। एक डायग्राम के मदद से समझते हैं इस फैक्ट को। तो सपोज अ पर्सन स्टैंडिंग, स्टिक डायग्राम बना देता हूं मैं।
A person is standing nearby track and a fast moving train suppose a fast moving train is moving. So what will happen? The air between the person and train, यहां पे जो एयर है, तो ट्रेन अगर फास्ट मूव कर रही है तो उसके साथ एयर भी मूव कर रही होगी, तो यहां पे एयर का वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा। और जो बिहाइंड पर्सन एयर है उसका वेलोसिटी जो है वो जीरो भी हो सकता है और या कम होगा। अब क्या होगा? जहां पे वेलोसिटी कम है एयर का, वहां पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और जहां पे जो है वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी इज मोर, वेलोसिटी ऑफ एयर और फ्लूइड इज मोर, वहां पे प्रेशर क्या होगा? कम। तो होगा क्या? पर्सन के जो पीछे का एरिया है वहां पे प्रेशर होगा ज्यादा, और जो पर्सन का और ट्रेन के बीच का एरिया वहां पे प्रेशर क्या होगा? कम। तो उसको क्या लगेगा? इस पर्सन को यहां से एक फोर्स लगेगी, धक्का जैसा लगेगा, वो ट्रेन की तरफ उछल के गिर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुसाइड कर रहा है, ये उसको फोर्स लग सकती है। तो इसीलिए बेटा ये अनाउंस किया जाता है कि व्हेन फास्ट मूविंग ट्रेन्स आर पासिंग थ्रू अ ट्रैक, देन इट इज एडवाइज्ड दैट द पर्सन शुड गेट असाइड, उसको पीछे होके खड़े होना होता है। तो बेटा ये अब आप रीजन समझ गए होंगे और आपने ये अनाउंसमेंट सुना भी होगा। अगर पहले नहीं ध्यान दिया तो प्लीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, एंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो ये जो भी एप्लीकेशन है, दे कुड बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दैट व्हाई दिस थिंग हैपन, जैसे व्हाई पर्सन स्टैंडिंग नियर रेलवे ट्रैक इज पुल्ड टुवर्ड द ट्रेन व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रेन पासिस क्लोज टू हिम। तो उसका आंसर ये आपको थोड़ा एक तो बताना है, पहला तो लाइन यही होना चाहिए कि इट इज ड्यू टू द बर्नौलीज थ्योरम, और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है कि वेलोसिटी ज्यादा है ट्रेन के साथ, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, और उसके पर्सन के पीछे वेलोसिटी कम है या जीरो है, इसलिए वहां पे प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है उसकी वजह से उस पर्सन को पुश लग सकता है टूवर्ड द ट्रेन। तो ये बेटा दिस इज द रीजन। स्टूडेंट्स, आप क्रिकेट देखते भी होंगे और खेलते भी होंगे, तो जो बॉल जब प्लेयर स्पिन करता है तो उसमें बॉल अपना एक कर्व बनाता है गिरने के बाद, मतलब जो उसका नॉर्मल एक्सपेक्टेड बॉल गिरने के बाद जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड बात है वो उससे ना जाके थोड़ा टर्न हो जाता है, इसको बोलते हैं बॉल टर्न हो गया। तो वैसे तो ये बहुत प्रैक्टिस से आता है, अपने बहुत बड़े नाम शेन वॉन, अनिल कुंबले, आहार अश्विन, शक्लियन मुश्ताक, ये सब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत मास्टर हैं इस आर्ट में, और अभी मॉडर्न में कुलदीप और चाहल जैसे प्लेयर हैं इंडिया के। अब तो ये बॉल स्पिन क्यों करता है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो ये बहुत एक यूजफुल थ्योरम है जो कि हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। जब बॉल स्पिन करता है ना, प्लेयर स्पिनर जो बॉल फेंकता है या तो वो क्या करेगा? वो उसको घुमा के फेंकेगा, जिसको बोलेंगे स्पिन करके बॉल को स्पिन किया उसने। तो सपोज बॉल इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन और स्पिनिंग इन दिस डायरेक्शन, और हम ये बोल देते हैं कि इट्स दिस वन इज इट्स नॉर्मल पाथ, अगर बॉल का ये नॉर्मल पाथ है। अब होता ये है कि बॉल के स्पिन करवाने पर जब इसकी एयर जो है इसके ऊपर और नीचे से जाने वाली, उसके ऊपर ये स्पिनिंग बॉल इफेक्ट डालती है। सपोज एयर इस तरफ ब्लो हो रहा है, अब ये जो एयर नीचे भी इस डायरेक्शन में ही जाएगा ना, ये थोड़ा कर्व्ड हो जाएगा, इसका वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज होगा। अब ये जो एयर फ्लो कर रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है, तो ये रिटार्ड होगा यानी स्लो होगा ये, तो देर ये रिटार्ड होगी ऊपर की एयर। और ये जो नीचे की एयर है ये इसकी डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉल, तो ये एक्सेलरेट होगी यानी इसका वेलोसिटी बढ़ेगा।
और इसका क्या होगा, कम होगा, रिटार्डेशन आएगा, और नीचे वाले पोर्शन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन। फिर अगेन बर्नौलीज थ्योरम का वो इफेक्ट यहाँ पे काम आएगा हमें एक्सप्लेन करने के लिए। कौन सा इफेक्ट है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। हम पहले इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब उस फैक्ट का हम यूज ही करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम सीधा बताना है आपने। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, तो जहां पे एयर इज रिटार्डिंग देन प्रेशर इज मोर, और जहां पे बॉल एक्सेलरेट हो रहा है वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा कम तो प्रेशर ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये बॉल को अपने पाथ से डेविएट कर देगा, मतलब बॉल जो जा रही थी ऐसे और चली ऐसे जाएगी। तो ये जो है, या दूसरी डायरेक्शन में डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ बॉल। तो बच्चों, दिस फैक्टर एक्सप्लेन्स व्हाई द बॉल स्पिनिंग बॉल टेक कर्व्ड पाथ। पर ये सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, कि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अलग अलग तरीके से घुमा के वो अलग अलग तरीके से बॉल को स्पिन कराते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ चुका है, और कि फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों तो यू कैन कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट भी बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये लेक्चर इसी तरीके से चाहिए तो जब भी मैं नया लेक्चर डालूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिजिक्स बाय मनीष शर्मा। Thanks for watching. We will meet in our next lecture.